हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और मैं आज आपके समझ के लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडिया की मैपिंग के बारे में, जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो उसका आसपास का लोकेशनल एनालिसिस है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, हर एक क्लास में मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैपिंग यूपीएससी के रिगार्डिंगली सिर्फ चीजों को एटलस पे मार्क कर लेना नहीं है, आपको स्टिकी नोट्स बनाने चाहिए, उन्हें अपने एटलस पे चिपकाएं और साथ में आप लोग ये प्रयास करें कि आप उसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, अगर वहां कोई रिवर है, कोई लेक है, या इन सारी डायमेंशंस को जो है वो कवर करते हुए चले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है, हम सबसे पहले तो ट्राई करेंगे कि कुछ चीजों को लोकेशनल एनालिसिस में देखें। हर एक वीडियो में जो ये मैपिंग के वीडियोस हैं, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेंगे कि हम कितने पार्ट्स आपके सामने लाएं। क्लियर? तो हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में जब भी मैं कोई मैपिंग का सेशन लूंगा, उसमें एक छोटा सा लोकेशनल एनालिसिस जरूर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है इंडिया, और याद रखिए कि आपको हमेशा ये प्रयास करना है कि आप फ्री हैंड बेहतर तरीके से मैप बना पाएं। अगर आप फ्री हैंड मैप नहीं बना पा रहे हैं तो समझिएगा इस चीज को कि आप कभी भी मैप पेपर में प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक हुआ, इसी तरह से ये मेरा सेकंड स्ट्रोक जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये राजस्थान और ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये जो है चलते हुए हम आए प्रायद्वीपीय भारत में, और ये चलते हुए हमारा कंप्लीट हुआ पूरा मैप। अगर किसी स्टूडेंट को इसको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इस प्रकार से इसमें भी ट्राई कर सकता है। यहां आप पाएंगे कि इस तरह से अगर आप रेखाएं खींचकर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इजीली मैप ड्रॉ कर पाएंगे। जो सिक्किम वाला ये पार्ट है, यहां से आपको जो है वो एक स्केल मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट इस तरह से ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के पश्चात आप इस तरीके से जो है वो अपने मैप को सीधा बना पाएंगे। याद रखिए कि सिविल सेवा परीक्षा की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टूडेंट जो है वो मैपिंग जरूर करे, अपने आंसर में मैप जरूर बनाए। रिप्रेजेंटेशन काफी मायने रखता है। क्लियर? तो फ्री हैंडली अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो पहले इस पर जो है वो प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है वो बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नटशेल अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ इस प्रकार से आपको इंडिया दिखाई देता है। यहां पर ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, अर्थात ये भारत का पहाड़ी क्षेत्र है। क्लियर है? अब यहां याद रखें कि इस पहाड़ी क्षेत्र के अलावा आप इस प्रकार से पाएंगे कि जो नीचे वाला भाग है, इसके जस्ट बाद का पोर्शन, याद रखिए ये क्षेत्र बेसिकली कहलाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो याद रखिए सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र आएगा, पहाड़ी क्षेत्र के पश्चात आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान दिखेगा, और इसी के साथ आप जब नीचे आएंगे तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग। अब इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। याद रखें कि हम किस पोर्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम इस पोर्शन पर फोकस रखेंगे कि कौन कौन सी यहां पर पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्लियर? ये हिमालय वाला भाग होगा, ये जो है उत्तर भारत का मैदान है, तथा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। समझिएगा, आसपास जो आपको सागर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, ये याद रखें कि ये सागरीय क्षेत्र जो है, एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ आपको इस स्थान पर दिखाई देगा कि ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो इन ऑल टोटल भारत इस प्रकार से दिखता है। अगर हम इसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करें तो आप पाएंगे कि इस स्थान पर खासकर और इस स्थान पर आपको एक और मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, और यहां समझिएगा कि ये जो है वो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, तथा ये भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप नटशेल इसे देख पाएंगे कि ये
पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से चलते हुए जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे वाले भाग में इस तरह से आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब यहां जानने योग्य बात है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि आपको कुछ चीजें बेहतर तरीके से पता हो। चलिए, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक नटशेल में हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत कहां पर है, हिमालय कहां पर है और हमारे जो द्वीप समूह है वो कहां पर है। इसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। याद रखिए, इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप। ये प्रवाल द्वीपों का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से आपको इसके ऊपर वाला भाग देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला भाग है हमने पहले भी देख रखा है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। क्लियर। अब इसी के साथ एक और डायमेंशन आप याद रखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप उत्तर भारत की मैपिंग करेंगे तो आपको वहां एक नदियों का क्रम दिखाई देगा। क्लियर। अब मैं यहां पर आपको नदियों का क्रम पहले दिखा देता हूं। इससे होगा क्या, जब आप इसे देखेंगे इंडिया के मैप पर, जब मैं बड़े आकार में इंडिया का मैप बनाऊंगा तो वहां पर आपको नदियां किस प्रकार से जुड़ती हैं या इनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, यह शायद उतने बेहतर तरीके से समझ में ना आए। तो इसे समझने के लिए पहले हम जो है एक बार नदियों वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं। अब समझिए, उत्तर भारत में आपको खासकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के लिए आपको दिखाई देगा इस प्रकार से एक नदी है। जस्ट अ सेकेंड, पहले तो हमें ये जानना होगा कि यह एक झील है। याद रखें, इसे कहा जाता है मानसरोवर झील। क्लियर। यह है मान सरोवर। क्लियर। इसे याद रखिएगा, इसे मैजिकल लेक कहा जाता है। कारण क्या है कि ये एक लेक नहीं है, बहुत सारी लेक्स का सिस्टम है। और इसमें जानने योग्य बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर आप पाएंगे कि जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक झील का रंग बदल जाता है तो सभी झीलों का कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिखता है। क्लियर। अब यहां याद रखें कि यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी? तो समझिएगा, इस नदी को कहा जाता है सिंधु, या मैं कहूं इंडस। इसे इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। यह है सिंधु नदी। क्लियर। यह मानसरोवर झील के समीप से जो है इसका उद्गम होता है। क्लियर। अब मानसरोवर के समीप से इस प्रकार से एक दूसरी नदी भी आती है। यह मानसरोवर से काफी दूर है। इसके समीप से एक और नदी निकलती है। मैं उसके बारे में भी अभी 2 मिनट के अंदर चर्चा करूंगा। आप पाएंगे ये एक नदी है, इसे कहा जाता है बेसिकली झेलम। और याद रखिए, झेलम प्रसिद्ध है अपनी विसर्पण के गुण के लिए। और यह भी याद रखिएगा कि झेलम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार हिंदू में रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। और कारण क्या है इसे रेड रिवर बोलने का, तो समझिएगा इस चीज को कि पीओके वाला जो क्षेत्र है, अभी हम उसे प्लॉट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पीओके का क्षेत्र है इसे आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक वो स्थान है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और एक वो स्थान है जहां से टेररिस्ट एंटर करते हैं। और याद रखिएगा कि आप जब भी कभी सुनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में न्यूज में, तो आपको दिखाई देगा, अगर मैं रफली एक बार यहां पर ड्रॉ करूं तो याद रखें कि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इस वाले क्षेत्र के लिए याद रखें कि ये है बेसिकली पीओके वाला भाग। इतना नीचे तक नहीं है, मैंने इन शॉर्ट समझाने के लिए बताया। याद रखें कि ये जो पोर्शन है, यहां से आतंकवादी जो है वो एंटर करते हैं और इस पोर्शन से पास होती है झेलम नदी। और याद रखिएगा, इसी कारण से इसे कई बार जो है वो हिंदू न्यूज़पेपर में रेड रिवर के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर। अब ये झेलम नदी है। सेकेंड डायमेंशन याद रखिएगा कि झेलम नदी के नीचे आपको चेनाब, ये 2 नदियों का संगम है, चंद्र और भागा, ये जाती है पाकिस्तान। क्लियर। तो आपने सिंधु देखा, फिर झेलम, फिर चेनाब, इसके पश्चात आपको नीचे एक नदी मिलेगी राबी। क्लियर। इस प्रकार से राबी आएगी और यह भी पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। इसके पश्चात आपको यहां एक नदी मिलेगी व्यास या फिर ब्यास, और इस प्रकार से यह एक नदी दिखी, इसे कहा जाता है सतलुज। क्लियर। तो आप चलते हुए जाएंगे तब आप इस प्रकार से जो है वो मैप बना पाएंगे। ये है सिंधु नदी तंत्र। किस प्रकार से? तो ये है सिंधु, ये है झेलम, ये है चेनाब, ये है राबी या रावी, ये है ब्यास, तथा अंत में ये है सतलज। कई बार इसे सतलुज भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये नदियों का क्रम है जो वास्तविकता में सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। तो ये सिंधु तंत्र है।
क्लियर? चलिए, तो आपको इसका एक ब्रीफ नॉलेज होना आवश्यक है कि किस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र जो है वो वर्क करता है। इस प्रकार से जो है वो सिंधु नदी तंत्र आपके सामने बनकर रेडी है। चलिए, अब यहां याद रखें कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो इसे प्लॉट करने में, अर्थात किस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र को ड्रॉ करना है, तो आपके लिए एक रे डायग्राम हमेशा हेल्पफुल होगा। किस प्रकार से, तो इसको समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि नदियों का क्रम किस प्रकार से है सिंधु नदी तंत्र में, यह हमारी नॉर्थ इंडिया की मैपिंग में काफी यूजफुल होगा। यहां समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं जो क्रम है नदियों का, ये इस प्रकार से है कि सिंधु है, इसके पश्चात झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, तथा अंत में आपको सतलुज देखने को मिलेगी। ये उत्तर से दक्षिण का नदियों का क्रम है। तो याद रखें कि अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, परंतु ये रिसेंट का ही क्वेश्चन था जहां यूपीएससी ने प्रश्न करा। अब आप समझिए कि कितने माइन्यूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, जहां यूपीएससी ने प्रश्न करा कि कौन सी ऐसी सहायक नदी है सिंधु की जो सिंधु से सीधे मिलती है तथा अन्य दो नदियों का जल उसके साथ लेकर आती है। अब यहां बच्चे ने अगर लोकेशनल एनालिसिस या मैपिंग ठीक से नहीं करी होगी और सिर्फ एटलस पर मार्क करा होगा, तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न कभी नहीं बनेंगे। अब याद रखें, जब भी एग्जाम में आए आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, परंतु अगर आपसे ये डायग्राम प्लॉट करते नहीं बन रहा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिए, सिंधु जो है वो सिंधु से सीधे मिलने वाली एकमात्र नदी है सतलुज, अर्थात सतलुज एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे मिलती है किसके साथ? सिंधु के साथ। क्लियर? अब याद रखिए कि अन्य सभी नदियों का जल कौन सी नदी लाएगी? सतलुज नदी लाएगी सिंधु में। अब याद रखें, ब्यास नदी जो है वो सीधे सतलुज से मिलती है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु नदी तंत्र से बिलोंग करती है और पाकिस्तान नहीं जाती। एकमात्र नदी सिंधु नदी तंत्र की जो पाकिस्तान नहीं जाती, ये कौन सी नदी होगी? ये होगी ब्यास। चलिए, अब यहां ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि ब्यास पाकिस्तान नहीं जाएगी, सतलुज से सबसे पहले मिलेगी। अब जो रिमेनिंग नदी हैं, इनमें एक है चिनाब। अब याद रखिए, चिनाब सतलुज से सीधे मिलेगी तथा रावी और झेलम, इनका जल कलेक्ट करते हुए ये आकर मिल जाएगी किसके अंदर? सतलुज के अंदर। क्लियर? तो ये सभी नदियां जो है वो पाकिस्तान जाती हैं, बस एक नदी नहीं जाती, वो है ब्यास नदी। क्लियर? अब इन दो स्टेटमेंट्स के आधार पर या इन दो सब मैप्स के आधार पर आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे इंडिया का मैप। क्लियर? अब हम फोकस करेंगे बेसिकली किस पर? हम फोकस करेंगे बेसिकली इंडिया के मैप पर। क्लियर? और खासकर उत्तरी भाग पर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, अब याद रखें, ये जो मैप आपका बन के रेडी हुआ है, इस पर हम प्लॉट करने वाले हैं अलग अलग स्थानों को, अलग अलग भौगोलिक इकाइयों को। क्लियर? चलिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि आपको सबसे ऊपरी क्षेत्र में या सबसे ऊपर वाले पार्ट में इस प्रकार से देखने को मिलता है, यहां पर है काराकोरम। याद रखिए, ये जो काराकोरम रेंज है, ये बेसिकली बिलोंग करती है ट्रांस हिमालय से। और ये भी याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय है ये मेन हिमालय का भाग नहीं है। वास्तविकता में जो मेन हिमालय है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो यहां आप इस प्रकार से समझेंगे। याद रखिएगा, इन शॉर्ट आप समझ लें कि ये जो भाग है ये है यूरेशिया या एशिया प्लस यूरोप वाला जो प्लेट है वो। और इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो भाग है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका वाला भाग। क्लियर? और याद रखिएगा, इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विभाजन हुआ है, इसका सेपरेशन हुआ है अफ्रीका से, और ये उत्तर पूर्व की दिशा में इस प्रकार से प्रवाहित हुआ। अब यहां जानने योग्य बात है
कि जब ये इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा था तो याद रखिएगा हिमालय का निर्माण होगा जब प्रायद्वीपीय भारत और एशियन प्लेट इनके बीच में टकराव होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है, याद रखिएगा, यहां जो बीच वाला भाग है, अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो थ्योरी के बारे में, जिस थ्योरी को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और उस थ्योरी में समझाया गया था कि यहां बीच में जो स्थान है, इस स्थान को कहते हैं टेथिस सागर। और याद रखिएगा ये जो टेथिस सागर वाला भाग है या टेथिस भूसंतति इसे कहा जाता है, इस भूसंतति या इस सागरीय क्षेत्र का जब कोलिजन हुआ एशिया के साथ, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा, और प्रायद्वीपीय भारत के आगे बढ़ने के क्रम में आप पाएंगे कि जो प्रेशर पड़ा वो टेथिस सागर पर पड़ा, और टेथिस सागर और एशिया की प्लेट इनके बीच में बेसिकली कोलिजन हुआ, और जब कोलिजन अर्थात टकराव हुआ तब वहां ट्रांस हिमालय बना। और याद रखिएगा ये प्लेट काफी दूर थी, तो ट्रांस हिमालय अर्थात पार हिमालय बना, और पार हिमालय बनने के पश्चात याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा प्लेस जो है वो प्लेट के अंदर चला गया, और जाने के पश्चात मैग्मा के रूप में बाहर आया था। इसीलिए कहा जाता है जो ट्रांस हिमालय है ये ज्वालामुखी प्रवृत्ति का है, यहां जमीन के अंदर आपको मैग्मा मिलेगा। पहाड़ों से पहले के समय मैग्मा निकलता था, अब पूरा मैग्मा निकल के ठंडा हो चुका है। इसीलिए कई बार जो ट्रांस हिमालय है इसे कृष्णगिरी पर्वत या श्याम पर्वत भी कहते हैं, या काले पर्वत भी कहते हैं। कारण क्या है, यहां अगर आप खुदाई करें, बर्फ हटाएं, तो आपको दिखाई देगा कि अंदर जो है वो काफी ज्यादा काली चट्टानें हैं, ब्लैक रॉक्स हैं। क्लियर है? तो याद रखें कि ये है टेथिस सागर, टेथिस सागर, और ये याद रखिएगा कि जब इस प्रकार का टकराव हुआ तब बना ट्रांस, और इसके बाद फिर जब ये कंटिन्यू रहा तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसी में ये डायमेंशन भी याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है इस प्रकार से आप पाएंगे यहां पर एक हॉटस्पॉट है, इसे कहा जाता है रीयूनियन लावा हॉटस्पॉट। रीयूनियन बेसिकली यहां पर स्थित जो द्वीप है उसके नाम पर है। यह द्वीप जो है वो फ्रांस की कॉलोनी है, और इसी से ये डायमेंशन भी याद रखें कि फ्रांस की जो उपनिवेश हैं वो आज भी उपस्थित हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रांस का आकार भारत के सापेक्ष बहुत ज्यादा नहीं है, इवन भारत से काफी छोटा है फ्रांस, पर फिर भी भारत के अंदर आपको एक ही टाइम जोन देखने को मिलेगा। और फ्रांस में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने टाइम जोन हैं। आप पाएंगे कि भारत से कई गुना ज्यादा, इवन 7-8 से भी ऊपर टाइम जोन है फ्रांस के। कारण क्या है, फ्रांस की ऐसी जो कॉलोनीज हैं, उपनिवेश हैं, वो आज भी उपस्थित हैं। फ्रांस का एक उपनिवेश है जो आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, फ्रेंच गुआना के नाम से। फ्रांस का एक उपनिवेश है जो आपको यहां देखने को मिलेगा हिंद महासागर में, जिसे रीयूनियन द्वीप कहा जाता है। और याद रखिए यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा मैग्मास की उत्पत्ति। और यह भी याद रखिएगा इसी हॉटस्पॉट के ऊपर से भारत निकला था, जिस कारण भारत में निर्माण हुआ था दक्कन के पठार का। क्लियर? तो आई थिंक आपको यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ और हम क्यों इस चीज को देख रहे हैं। क्लियर? यह प्रवाह जो है वो इस दिशा में हुआ है। क्लियर? इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। क्यों देख रहे हैं? ताकि हमें जो है वो समझ में आ सके कि हिमालय किस प्रकार से बना, ताकि जब हम मैपिंग करें तो हमारे माइंड में क्लियरिटी हमेशा रहे। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि इस प्रकार से आप आएंगे तो यहां आपको जो है वो काराकोरम श्रेणी देखने को मिलेगी। अब यहां याद रखें, काराकोरम से जब आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे आने के क्रम में यहां पर दूसरी रेंज देखने को मिलेगी। इसे बेसिकली कहा जाता है लद्दाख। और याद रखिए लद्दाख केवल भारत की एक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अपितु लद्दाख जो है वो एक श्रेणी का भी नाम है। यह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, यह भी पार हिमालय का ही भाग है। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में एक पर्वत उपस्थित है जिसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे बेसिकली कहा जाता है राकापोशी पर्वत। और याद रखिएगा राकापोशी पर्वत जो है वो विश्व का सबसे सीधी ढाल वाला पर्वत है, और ये पर्वत भी आपको इस स्थान पर देखने को मिलता है। याद रखें ये है बेसिकली लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के सापेक्ष हमने एक पॉइंट मेंशन करा
कि यहां पर विश्व का सबसे सीधी ढाल वाला पर्वत उपस्थित है, इसे कहा जाता है लद्दाख। और यहां पर आपने एक मार्किंग करी है जिसे कहा जाता है राकापोशी पर्वत। क्लियर? चलिए अब आ जाएं, ध्यान से देखें, इसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहां पर एक और श्रेणी देखने को मिलेगी, इसे बेसिकली कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। और याद रखिएगा, माफ कीजिए, काराकोरम लद्दाख ये जास्कर श्रेणी है। और याद रखिए कि ये जो है ये कभी कभार वृहद हिमालय और कभी कभार आपको ये देखने को मिलेगा कि इसे काउंट करा जाता है ट्रांस हिमालय में। तो इसके लिए मिक्स्ड डायमेंशन है, याद रखिएगा कि इसे कभी कभार वृहद और कभी कभार ट्रांस दोनों में काउंट करा जा सकता है। इसलिए आपको प्रश्न के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी प्रश्न आएगा तो वो क्लियरली इसके लिए फ्लेक्सिबल होगा कि ये ट्रांस की या फिर वृहद की किसकी श्रेणी है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दें कि आगे जब आप जाएंगे तो आपको नीचे आने पर एक और श्रेणी देखने को मिलेगी, इसे बेसिकली कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर है? और ये पीर पंजाल श्रेणी मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको यहां पे एक और श्रेणी देखने को मिलेगी, इसे कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर? मैं इसे यहां पर जो है वो मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर? इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ अदर श्रेणियां भी देखने को मिलेंगी। और यह भी याद रखिएगा जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किसका भाग है, तो ये लघु हिमालय या मिडिल हिमालय का पार्ट मानी जाती है। क्लियर? अब आ जाए, यहां हम दूसरी श्रेणी मार्क करते हैं। ये जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है धौलाधार श्रेणी। और ये जो धौलाधार श्रेणी है इसके लिए स्टेटमेंट याद रखें कि ये भी लघु हिमालय का भाग है। और ये भी याद रखिएगा इसका मुख्यतः विस्तार आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर? अब आ जाए नीचे, आपको इस प्रकार से जो है एक और श्रेणी देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है मसूरी श्रेणी। जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको यहां पर जो है वो मसूरी श्रेणी देखने को मिलेगी जहां आप सभी जाना चाहते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि जो आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है वो लबासना है, और लबासना आपको इसी स्थान पर देखने को मिलेगा। मसूरी में ही आता है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। क्लियर? इसे कहा जाता है मसूरी। और ये भी याद रखिएगा कि इसका एक और नाम कई बार जो है वो पूछा जाता है, कई बार इसे जो है वो नाग तिब्बा भी कहते हैं, और कभी कभार कहा जाता है कि मसूरी श्रेणी जब नेपाल जाती है तब इसे नाग तिब्बा कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है। आपको एनसीईआरटी में अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे, नाग तिब्बा या मसूरी। ये याद रखिए जो मैंने इस तरफ लिखे हैं ये आपको बेसिकली दिखेंगे लघु हिमालय का भाग है। ये जो आपने देखा ये बेसिकली है बृहद या ट्रांस हिमालय का भाग। क्लियर? ये दोनों जो है परफेक्टली ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस और बृहद दोनों में काउंट हो सकती है। ओके, अब आ जाएं, यहां ध्यान देने योग्य है कि आगे कंटिन्यू करने पर आपको यहां पर नेपाल दिखेगा। और नेपाल के लिए मैं बस ये एक स्टेटमेंट कहूंगा कि इस स्थान पर आपको बेसिकली देखने को मिलता है जो महाभारत श्रेणी है उसका विस्तार, और यहां लुम्बिनी वन भी स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लुम्बिनी वन किस लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा हमें जूम इन करने की आवश्यकता है, इस प्रकार से अगर एडजस्ट हो तो। क्लियर? चलिए अब आ जाए, ध्यान से देखें। याद रखिए आपको इस स्थान पर अब जो मैं मार्किंग कर रहा हूं वो सारी मार्किंग्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, यहां आपको काराकोरम श्रेणी में इस स्थान पर एक पर्वत दिखेगा। याद रखिए इसे कहा जाता है K2, और K2 जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी याद रखिएगा कि ये पीओके वाले भाग में आती है, इसीलिए कभी कभार जो है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि पीओके है इंडिया का ही भाग, अतः आप इसे बिल्कुल लिखें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, या मैं कहूं गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर?
इसी प्रकार से आप आएंगे, लेकिन एक डायमेंशन और होगा, हमेशा याद रखिएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बेसिकली माउंट एवरेस्ट। समस्या क्या है? ये नेपाल में आती है। क्लियर? अब दूसरी बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में आता है, काराकोरम का भाग है। क्लियर? अब तीसरा डायमेंशन याद रखिए कि काराकोरम मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखें, ट्रांस हिमालय मेन हिमालय में नहीं आता। अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय है वो पार्ट ना होने से एक डायमेंशन और बनता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा है, जो सिक्किम में आता है। क्लियर है? तो कंचनजंगा सिक्किम भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, आपने यहां पर पाया कि यहां पर राकापोशी पर्वत एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ऊपर जो है आपने एक और देखा जिसे हम K2 कहते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, मैं कुछ और चीजें यहां मार्क करने वाला हूं। याद रखें कि ये जो ऊपर वाला भाग है, आपको इस प्रकार से इस स्थान पर कुछ मार्किंग्स देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा, यहां पर एक पठारीय क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कारण क्या है? यहां चाइना जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। याद रखें, इसे कहा जाता है सोडा प्लेन या सोडा मैदान। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर इसका नाम मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं इसे इस स्थान पर लिखता हूं। यहां पर एक प्लेन स्थित है, इसे बेसिकली कहा जाता है सोडा प्लेन। इसके पश्चात आपको एक और मार्किंग दिखेगी नीचे ही, इसे कहा जाता है लिंगितांग। और याद रखें, एक और मिलेगी जिसे कहा जाता है दीप सांग। क्लियर? ये तीनों आपको बेसिकली देखने को कहां मिलते हैं? तो याद रखिएगा, ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं इस स्थान पर। इस प्रकार से अगर हम रफली ड्रॉ करें तो याद रखिएगा, एक यहां पर देखने को मिलेगा, यह है सोडा का मैदान। इस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये लिंगितांग है, और इस प्रकार से यहां आपको देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा, ये लिंगितांग है और ये जो है वो दीपसांग है। क्लियर? अब ये तीन जो क्षेत्र हैं आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर? मैंने यहां सेपरेटली लिख दिया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं यहां पर जो है इसे प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। आई थिंक आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो तीन स्थान है ये कौन से हैं। हमने देखा ये सोडा है, मैं यहां पर सिंबल यूज कर ले रहा हूं। यहां इस प्रकार से आप पाएंगे ये जो है ये लिंगितांग है, और यहां आप पाएंगे कि ये जो है वो दीपसांग। क्लियर? चलिए, अब एक और मार्किंग इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देखें। याद रखिएगा, इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है यहां सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो भारत की सुरक्षा। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो भारत की सुरक्षा। और याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पार्ट हमने बनाया है, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये वाला जो पार्ट है इसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहां समझिए कि अगर भारत चाहता है कि भारत जो है वो सामरिक रूप से हमेशा एडवांसमेंट फील करे, हमेशा भारत सुरक्षित रहे पाकिस्तान और चाइना से, तो इसके लिए नितांत आवश्यकता यह है कि चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर्स कभी नहीं मिलनी चाहिए। और याद रखिएगा कि साल्टोरो, मैं अभी प्लॉट नहीं कर पाऊंगा यहां पर याद रखिए यहां पर एक रेंज है साल्टोरो, और साल्टोरो के पास का एक एरिया है, इस एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया है। अब इससे हो यह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की सीधी बॉर्डर्स मिल रही हैं। अब इस मिलन को रोकने के लिए, इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए भारत क्या करता है? तो याद रखिए कि 1984 में, वैसे तो अगर स्टोरी हम देखें तो 1971 से कहानी स्टार्ट होती है। 1971 का विश्व जो युद्ध था वो भारत ने जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत ने सरेंडर कराया था, और इस स्थिति में आप पाएंगे कि भारत को चाहिए था कि ये पूरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान से ले ले, परंतु भारत ने करा क्या?
तो भारत ने यहां पर आपको देखने को मिलता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल, LOC एक्चुअली, लाइन ऑफ कंट्रोल। और याद रखिए लाइन ऑफ कंट्रोल को क्लियर करा था, और कहां तक क्लियर करा था, तो याद रखिएगा ये क्लियर करा था NJ9842 पॉइंट तक। और याद रखें कि NJ9842 ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर सियाचिन ग्लेशियर था। पाकिस्तान ने स्मार्टली जो एग्रीमेंट हुआ था, जो शांति समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा इस शांति समझौते में ये अवॉइड कर गया जो पाकिस्तान है वो ये मेंशन कराना कि सियाचिन ग्लेशियर किसका है। और 1984 में यही जो कमी थी ये भारत ने पूरी कर दी, जब हमारी आईबी ने हमें ये रिपोर्ट दी कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान ने ब्रिटेन के ब्लैक मार्केट से स्नो बूट बाय करे हैं, और इन स्नो बूट्स का यूज पाकिस्तान करने वाला है सियाचिन ग्लेशियर को विन करने के लिए। और इस इंफॉर्मेशन को पाते ही भारत ने क्विक एक्शन लिया और 1984 में एक ऑपरेशन चलाया जिसे कहा ऑपरेशन मेघदूत। और याद रखिए ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो है भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को जीता था। और यह भी याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर को जीतने के पश्चात ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहा जाता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और याद रखिएगा इस MOU के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन ग्लेशियर से शीत ऋतु में अर्थात ठंडी पड़ने पर उतर जाएंगे। कारण यह है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो कि बाहर है किससे, ध्रुवों से। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड है, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है जो कि उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में नहीं है। इसे लार्जेस्ट थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तीसरा ध्रुव अर्थात जो हिमनद होते हैं उन्हें तीसरे ध्रुव कहते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र में ना हो, उसमें सबसे लंबा यह क्षेत्र है। और याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। और यह भी याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमने जब एग्रीमेंट करा था 1984 में, तो MOU में मेंशन था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही जो सोल्जर्स हैं वो इस एरिया से विंटर्स में अर्थात शीत ऋतु में डिसंगेज हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, तथा पुनः जब गर्मी आएगी तो भारत के सोल्जर्स पहले चढ़ेंगे और फिर पाकिस्तान नीचे होगा। क्लियर। लेकिन याद रखिए इस पर जो है पाकिस्तान ने स्मार्टली इसको मिसयूज करा। और 1999 की जो आपको युद्ध देखने को मिलता है, कारगिल का युद्ध, ये बेसिकली लड़ा किस लिए गया था। याद रखिए कारगिल में, अभी मैं प्लॉट करूंगा, कारगिल में पाकिस्तान ने युद्ध हमारे ऊपर आक्रमण ही इसीलिए करा था ताकि ऑक्यूपाई कर पाए, जीत पाए सियाचिन ग्लेशियर को। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के लिए एक लाइन इंग्लिश में जो है एक राइटर ने लिखी थी कि ये क्षेत्र जो है वो ईगल्स आई व्यू देता है, यानी कि चील की निगाहें देता है पाकिस्तान और चाइना के जो अधिकृत भाग हैं, जो अवैधानिक तौर पर जो ऑक्यूपाई करा है भारत का एरिया, उन पर भारत को पकड़ देता है। ईगल्स आई व्यू मिलता है भारत को। और यह भी याद रखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसे हमने विन करा था किसकी लीडरशिप में, तो वीर बहादुर सिंह बाना की। और इसलिए आप पाएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में जो पोस्ट है इसे भी कहा जाता है बाना पोस्ट। क्लियर। तो आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होगी कि ये जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है। और इसी प्रकार आप यहां पर पाएंगे कि एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है NJ9842। ये कुछ ऊपर है, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मात्र। क्लियर। ये है NJ9842। क्लियर है। अब यहां से नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो स्थान है यहां पर स्थित है बेसिकली लेह। क्लियर। और याद रखिए कि लेह जो है वो कैपिटल है बेसिकली लद्दाख की, ये है लेह। क्लियर। इसी प्रकार से याद रखिएगा एक स्टेटमेंट और मेरा कि इस स्थान से प्रवाहित होती है, इस प्रकार से गुजरती है सिंधु नदी। क्लियर। और सिंधु नदी इस प्रकार से जाते हुए जो है ऊपर से टर्न लेके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर। ये है सिंधु नदी। क्लियर। तो लेह जो है वो किसके किनारे स्थित है, तो सिंधु के किनारे स्थित है। और सिंधु जो है वो कौन सी दो श्रेणियों के बीच से निकलती है, तो याद रखिए ये लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है। फाइन। अब यहां तीसरी चीज याद रखिएगा, इस स्थान पर आपको यहां देखने को मिलती है एक और नदी। जस्ट अ सेकेंड, मैं ये नदी जो है ये झेलम है, परंतु पहले हम इसे प्लॉट कर लें, अदरवाइज जो है आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, याद रखिएगा इस क्षेत्र को कहा जाता है कश्मीर वैली। ठीक है, ध्यान देने योग्य है। इस स्थान को जो है वो कहा जाता है
कश्मीर वैली। अब इस चीज को यहीं याद कर लें, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी आपको दूंगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये है कश्मीर घाटी। क्लियर। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे क्लीन कर लें। यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि हिमालय में बेसिकली 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक वाला भाग। इसमें से ट्रांस हिमालय मेन हिमालय का भाग नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि यह है वृहद हिमालय, यहां से स्टार्ट होता है लघु हिमालय और यह है शिवालिक वाला क्षेत्र। क्लियर। तो यह ऊंचाई के घटते हुए क्रम में है। और यह भी याद रखिएगा कि वृहद हिमालय, लघु हिमालय, इसके बीच में आपको देखने को मिलती हैं बेसिकली घाटियां। क्लियर। और इसमें से एक आपको देखने को मिलेगी कश्मीर घाटी। क्लियर। अब इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो देखने को मिलते हैं दून या द्वार। याद रखिए, दून या द्वार का मतलब होता है एंट्री गेट। और एंट्री गेट किसका? तो याद रखिएगा, ये एंट्री गेट है बेसिकली नदियों का। हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार में जब हम इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हरिद्वार वो प्लेस है जहां से माइटी गंगा रिवर अर्थात एक बड़ी सी गंगा की धारा जो है वो प्रवेश करती है पहाड़ों को छोड़ते हुए मैदानी भाग में। क्लियर। तो याद रखें, ये जो है इसे कहा जाता है वृहद हिमालय, इसे कहा जाता है लघु हिमालय और ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है शिवालिक। और याद रखिए, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, इसके बीच में आपको घाटियां देखने को मिलेंगी और जो लघु और शिवालिक है इसमें आपको दून या द्वार देखने को मिलेंगे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो घाटी दिखेगी उसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाएगा। और यहां जो घाटी है, याद रखिएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। क्लियर। और इसी कश्मीर की घाटी से याद रखिएगा प्रवाहित होती है झेलम नदी। और याद रखिए कि इसी झेलम नदी के किनारे तथा इसी कश्मीर घाटी के अंदर आपको स्थित मिलेगा श्रीनगर। और याद रखिए, यहीं पर आपको 2 मार्किंग्स और करनी है। याद रखें, आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है अनंतनाग। आप लोग एटलस में से मार्क कर दें। यहां पर अगर मैं उसे प्लॉट करूंगा तो स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। याद रखें, एक है अनंतनाग और दूसरा है बारामूला। और याद रखिएगा, अनंतनाग और बारामूला के बीच जो है वो झेलम नदी नौकागम्य हो जाती है और यही वो स्थान है जहां आपको जो है वो टेररिस्ट का अटैक काफी देखने को मिलेगा। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि यहां पर झेलम नौकागम्य है, इसी कारण जो आतंकवादी हैं वो पीओके से होते हुए प्रवेश कर जाते हैं किस स्थान पे? भारत के श्रीनगर वाले एरिया में। और इसीलिए आप पाएंगे कि कहते हैं घाटी में फिर से बमबारी हुई, या फिर जो कश्मीर का खासकर श्रीनगर वाला भाग है इसमें टेररिस्ट ने अटैक करा। कारण यही है कि झेलम नदी के थ्रू जो है आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं कभी कभार। अनंतनाग व बारामूला, जब आप लोग पढ़ेंगे आईआर तब आपको इसका यूज होगा, और खासकर जब आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी तब इसका काफी ज्यादा यूज होगा। तो याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम अपने मेन डायग्राम पे वापस आएंगे। अब यहां याद रखें, यहां से जो है वो गुजरती है कौन सी नदी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया, यहां से आपको गुजरती हुई दिखेगी झेलम नदी। जस्ट अ सेकेंड, इसका थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। याद रखिए, ये निकली है झेलम नदी। क्लियर है। अब यहां जानने योग्य है कि आपको इस स्थान पर मैंने ये जो बनाया है इसे कहा जाता है वूलर। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है वूलर झील। और याद रखिए, ये जो वूलर झील है ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। और क्या होती है गोखुर झीलें? तो इन शॉर्ट बस आप समझ लें, ज्यादा इन डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी। अगर मैं आपको सिर्फ एक नटशेल कहूं
तो घाटी वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ ढाल मंद होती है, और याद रखिएगा जिस भी स्थान पर ढाल मंद होगी आप पाएंगे कि वहां नदी जो है वो विसर्पण करना प्रारंभ करती है। इस प्रकार से याद रखें कि नदी इस प्रकार से विसर्पण करती है, और विसर्पण करने के क्रम में आप पाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसके दो विसर्प जो हैं ये आपस में मिल जाते हैं, और जहां ये मिल जाते हैं याद रखिएगा नदी एक करंट है, एक धारा है, और जब भी कोई धारा प्रवाहित होती है तो ये इजीएस्ट पाथ फ्लो करना चाहती है, यानी कि सबसे आसान रास्ते से गुजरना चाहती है। और आप पाएंगे कि जब भी कभी जो नदी का विसर्प है इसकी दो भुजाएं आपस में मिल जाएंगी तो नदी जो है वो सीधे प्रवाहित हो जाएगी, और जो पानी आ रहा है वो इस प्रकार से सीधा जाने लगेगा, ना कि इसके अंदर प्रवेश करे। तो जो विसर्प नदी से अलग हो गया, वहां पर नदी का पानी भरा है, इसे कहा जाता है गोकुर झील। और याद रखिएगा कि ये जो है ये गोकुर झीलें ताजे पानी की होती हैं, और ताजे पानी की क्यों होती हैं तो आई थिंक आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जब इस झील के अंदर पानी ही नदी का आया है तो ये झील भी किस प्रकार की होगी, ये झील भी ताजे पानी की ही होगी। क्लियर। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि जो हमारी झील है ये है, अगर मान लें ऑक्सबो बोला जाता है इसे, या गोखुर झील। अब याद रखिए यहां पर जो हम कह रहे हैं गोखुर झील, तो यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कश्मीर के अंदर जो वुलर झील है ये अभी जो है वो झेलम से पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, इसके आकार के कारण मात्र जो है इसे गोखुर झील का नाम दिया जाता है। क्लियर। तो यहां पर ये झेलम का उदाहरण है, इस प्रकार से ये मेंडर करती है। याद रखें कि अगर आप जो है इन डायग्राम्स को अपनी कॉपी पर नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, और याद रखिएगा इस टेलीग्राम चैनल पे मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उनकी सारी पीडीएफ जो है डेली अपडेट हो जाती है, तो आप वहां से इस चीज को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम अपने प्लॉटिंग में वापस आते हैं। याद रखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऊपर जो झील है ये वुलर झील है। अब यहां पर दो प्लेसेस मैंने आपको बता चुके हैं, अब यहां एक और प्लेस हमें मार्क करना है। ध्यान दें ये जो प्लेस है ये है श्रीनगर वाला, और ये भी याद रखिएगा कि श्रीनगर जो है वो कौन सी दो श्रेणियों के बीच में है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे जास्कर और पीर पंजाल के बीच में श्रीनगर स्थित है। क्लियर है। चलिए आ जाएं, अब यहां ध्यान से देखें, ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं अर्थात पीर पंजाल के नीचे आप ये जो प्लेस देख रहे हैं, याद रखिएगा ये प्लेस है जम्मू वाला भाग। क्लियर। और याद रखिए जम्मू वाला भाग बिल्कुल शांत है, ये सीधे सीधे जो है वो पंजाब से कनेक्टेड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां एक्सप्लेन करा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पंजाब की बॉर्डर बनती है जम्मू और कश्मीर के साथ। तो याद रखिएगा ये जम्मू वाला भाग है, ये बिल्कुल शांत क्षेत्र में आता है। क्लियर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं कि अदर हमारे लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो आइए देखते हैं। ध्यान दें, याद रखिए काराकोरम जो श्रेणी है यहां पर आपको एक पास दिखेगा जिसे कहा जाता है काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर एक दर्रा देखने को मिलेगा, काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी आती है, यहां पर आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा, इसे जो है वो खार दुंगला दर्रे के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहां आपको दो दर्रे देखने को मिलेंगे। याद रखें जास्कर में आपको दो दर्रे देखने को मिलेंगे, एक दर्रा इस प्रकार से इस स्थान पर है, और याद रखें ये जो दूसरा है वो इस प्रकार से इस स्थान पर है। क्लियर। अभी मैं इनकी नेमिंग आपको बताऊंगा। और इसी तरह आपको पीर पंजाल में भी दो दर्रे देखने को मिलते हैं, एक ये है और एक ये इस स्थान पर है, ये दो दर्रे हैं। आपको इस तरह से इतने दर्रों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। आई नो थोड़ा सा मैप जो है वो टफ होता जा रहा है, पर आपको इस प्रकार से देखना होगा। क्लियर है। आ जाए देखते हैं। पहले तो आपको इसके नाम पता होने चाहिए।
याद रखें काराकोरम श्रेणी में जो दर्रा आता है इसे कहा जाता है काराकोरम दर्रा, यानी कि काराकोरम श्रेणी में जो दर्रा है उसे भी काराकोरम दर्रा ही कहते हैं। मैं आगे यहां पर उसको डिटेल में मेंशन करूंगा। याद रखिए इसी प्रकार से आपको यहां पर जो दर्रा देखने को मिलता है इसे कहा जाता है खारदुंगला दर्रा। क्लियर। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहां दो दर्रे हैं। याद रखिए एक का नाम है बुर्जिल तथा दूसरे का नाम है जोजिला। ठीक है, बुर्जिल तथा जोजिला है। जे और जेड दोनों ही यूज होता है, तो आप भी दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां पर एक दर्रा देखने को मिलेगा जिसे पीर पंजाल, और यहां पर एक दर्रा मिलेगा जिसे बनिहाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, जोजिला, खारदुंगला और काराकोरम ये इस स्थान के प्रमुख दर्रे हैं। अब यहां पर मुझे एक मार्किंग की और आवश्यकता होगी। याद रखिए ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, अब यहां देखें ये प्लेस आपको दिखेगा जिसे कहा जाता है गिलगिट प्लस बाल्टिस्तान। आपको इन दोनों प्लेसेस के बारे में जानना होगा। याद रखिएगा ये खाली प्लेस है, यहां पर ज्यादा जनसंख्या का घनत्व नहीं है, परंतु यहां पर टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान जो है वो फंडिंग देकर ट्रेनिंग कराता है। क्लियर है। और इसी प्रकार से ये नीचे से एंटर करते हैं भारत में। ओके, अब यहां समझने योग्य है कि जो काराकोरम दर्रा है या काराकोरम पास है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए मैं यहां मेंशन कर रहा हूं काराकोरम पास के लिए। याद रखें कि ये कनेक्ट बेसिकली करता है 3 देशों को, अर्थात ये एक ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा है। और याद रखिए ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये भारत, चीन तथा दुष्ट पाकिस्तान, इन तीनों को जो है वो कनेक्ट करने का स्थान है। अब इसी काराकोरम दर्रे को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं इस सियाचिन ग्लेशियर को। याद रखें सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो इसे ही ब्लॉक करने के लिए इस स्थान पर उपस्थित होते हैं। अब यहां से सीधा दिखता है काराकोरम, और काराकोरम को जो है आसानी से ब्लॉक करा जा सकता है। क्लियर। तो ये एक डायमेंशन हुआ इसके बारे में। अब सेकेंड डायमेंशन देखें ध्यान से। याद रखिए कि इसके नीचे खारदुंगला है। अब यहां जानने योग्य बात है कि याद रखिए जो खारदुंगला है इस दर्रे की विशेषता यह है कि इसी दर्रे से होते हुए आप सीधे प्रवेश कर पाएंगे सियाचिन ग्लेशियर के लिए। अर्थात जो सियाचिन लेह हाईवे है वो पास कहां से होता है, वो गुजरता कहां से है। तो याद रखिए कि सियाचिन से लेह जाने का हाईवे जो है वो पास होता है खारदुंगला दर्रे से। सियाचिन लेह हाईवे। आने वाले समय में ये सारे डायमेंशंस आपको अवश्य ही पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार से याद रखिए बुर्जिल और जोजिला के लिए, तो बुर्जिल जो है वो एंशिएंट टाइम पे यानी कि बहुत पहले इसका उपयोग होता था ट्रेड करने में, व्यापार करने में, और वो भी किसके साथ व्यापार करने में, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने में बुर्जिल दर्रे का उपयोग होता था। और यहां जानने लेने योग्य बात है कि बुर्जिल ही वो पास है, बुर्जिल ही वो दर्रा है जो कनेक्ट करता है भारत को हमारे पीओके वाले स्थान से। याद रखिएगा पीओके भारत का अभिन्न भाग है। क्लियर। तो जो बुर्जिल वाला भाग है इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिए, ये कनेक्ट करता है भारत को हमारे ही पीओके वाले भाग से। क्लियर है। इसी प्रकार से यहां जो आपको जोजिला दिख रहा है, याद रखें कि ये, मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं, याद रखें कि ये हमें कनेक्ट करता है हमारे ही अक्साई चिन्ह वाले भाग से। क्लियर है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि जो नीचे आपको 2 दर्रे दिख रहे हैं इनमें सबसे क्रूशियल क्या है, तो समझिएगा, मैं इसे इस स्थान से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए इसके नीचे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा।
याद रखें, अगर मैं रफली एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ करूं, याद रखिए इस प्रकार से आपको पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिल रही है। क्लियर? अब इस पीर पंजाल श्रेणी के लिए याद रखिएगा कि एक दर्रा है जिसे, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहां पर एक बार दिखा दूं, एक दर्रा है जिसे पहले ही हम कह चुके हैं कि ये पीर पंजाल है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी भी है और पीर पंजाल स्वयं में एक दर्रा भी है। तो यहां पर जो दर्रा है याद रखें, और इस स्थान पर जो दर्रा है, जो पीर पंजाल का दर्रा है, इसका उपयोग, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें पीर पंजाल दर्रे का वास्तविकता में जो उपयोग है ये एक यात्रा में होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू और कश्मीर में कौन सी यात्रा काफी फेमस है, गैस कर पाएंगे? ये यात्रा है अमरनाथ यात्रा। तो याद रखिएगा जो अमरनाथ यात्रा है ये पास होती है पीर पंजाल दर्रे से। क्लियर? इसी प्रकार से एक और डायमेंशन याद रखिएगा कि ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये याद रखिएगा ये बनिहाल दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है यहां स्थित, आई थिंक आपको याद होगा यहां पर जो है वो श्रीनगर और कश्मीर वैली स्थित है, और यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर जम्मू वाला भाग स्थित है। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि ये है हमारा कश्मीर घाटी तथा ये है जम्मू। और यहां याद रखने योग्य बात है कि भारत को सामरिक रूप से इस स्थान को सुरक्षित रखना और साल भर ओपन रखना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो भारत का मुख्य भूमि क्षेत्र है, आप पाएंगे कि यह वाला जो भाग है इसे ऊपर जो कश्मीर घाटी है उससे जोड़ने का कार्य केवल एक दर्रा करता है। और कारण क्या है इस चीज का? तो समझिएगा कि वास्तविकता में जो पीर पंजाल का दर्रा है ये कंप्लीट दर्रा नहीं है, कंप्लीट रास्ता नहीं है, ये वास्तविकता में आधे में जाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन ये अमरनाथ यात्रा के लिए यूजफुल है। अब जो बनिहाल पास है ये पूरी तरह से कंप्लीट है और इन दोनों को आपस में जोड़ता है। क्लियर? अब यहां जानने योग्य बात है कि वो स्थान जहां पर आतंकवादी गतिविधियां काफी फास्ट हैं, काफी तेज हैं, अब उस स्थान में जाने के लिए जब हम बनिहाल दर्रे का उपयोग करते हैं तो इसकी एक समस्या है कि ये विंटर्स में, अर्थात ये शीत ऋतु में बंद हो जाता है। स्नोफॉल के कारण, हिमपात के कारण ये दर्रा पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अब टेररिस्ट को पता है कि भारत आता है बनिहाल दर्रे से और बनिहाल दर्रा सर्दियों में हो जाता है बंद, अब गतिविधियां तेज होंगी। और इसी समस्या के समाधान के लिए याद रखिएगा कि भारत ने जो है इसी के पैरेलल में यहां पर एक टनल बनाई थी, एक सुरंग बनाई थी, इसे कहा जाता है जवाहर टनल। और यह याद रखिएगा यह जवाहर टनल जो है भारत को ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी देती है जम्मू कश्मीर के जम्मू तथा श्रीनगर के बीच में। क्लियर? तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा अपने माइंड में कंसोलिडेट रखें कि पीर पंजाल वाला जो दर्रा है ये कनेक्ट करता है हमारे जो अमरनाथ यात्रा है उनके श्रद्धालुओं को, और जो बनिहाल दर्रा है ये केवल और केवल सर्दियों को छोड़कर कश्मीर तथा जम्मू वाले भाग को, कश्मीर घाटी तथा जम्मू वाले भाग को कनेक्ट करता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भी आपको कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे। आपको दो दर्रे यहां पर देखने को मिलेंगे, एक दर्रा आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा और इसी प्रकार से एक दर्रा आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा। याद रखें ये जो दो दर्रे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखिएगा, एक जो है ये शिपकीला दर्रा है, क्लियर, और दूसरा जो दर्रा है ये है बड़ा लाचला दर्रा या बड़ा लाचला दर्रा। अब यहां ध्यान से देखें, जो शिपकीला दर्रा है, शिपकीला है, इसके लिए याद रखिएगा इसी से प्रवेश करती है सतलुज नदी, सतलुज नदी भारत में। तो सतलुज नदी कहां से प्रवेश करेगी? तो शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी। अब जो दूसरा डायमेंशन है याद रखिए ये बुर्जिल वाला, ये काफी क्रूशियल है। कैसे? तो ये है भारत का बेसिकली एक स्मार्ट मूव। अब याद रखें कि ये काफी क्रूशियल है। किस प्रकार से? तो जो बुर्जिल वाला भाग है ये भारत को अल्टरनेटिव एंट्री देता है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं
कि भारत को यदि कभी चाइना के साथ, ईश्वर ना करे बट कभी चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ता है, तो चाइना जो है सबसे पहले यहां के पासेस को ब्लॉक कर देगा। अब इस कंडीशन में यदि भारत प्रवेश करना चाहता है अपने ही एरिया में, तो भारत के पास क्या है वो बैकअप प्लान। तो याद रखिए, यहां आपको एक बैकअप प्लान दिखेगा बरालाचला दर्रे के रूप में, बरालाचला दर्रे के रूप में, जहां आप पाएंगे कि जो मनाली है, ये एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, मनाली से लेह जाने का जो रास्ता है वो बड़ा लाचला दर्रे से होकर जाता है। तो याद रखिए कि जो बड़ा लाचला दर्रा है ये मनाली लेह नेशनल हाईवे, इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक आपको चीजें बेहतर तरीके से अब क्लियर हो चुकी होंगी कि ब्रॉडर सेंस में ये सारा कुछ किस प्रकार से प्लॉट होता है। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, याद रखें कि यहां आपको 3 दर्रे देखने को मिलेंगे, माना, नीति तथा लिपुलेह दर्रा। फाइन, मैं यहां मेंशन कर दूं, याद रखिएगा कि इसे हम इस स्थान पर देख लेते हैं। याद रखिए कि इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए आप पाएंगे कि माना, नीति तथा लिपुलेह पास के रूप में आपको इस स्थान पर एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये कौन सा भाग है? तो ये है नेपाल वाला भाग। अब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि नेपाल की ज्योग्राफी किस प्रकार से है। ऊपर वाले भाग में आपको देखने को मिलता है हिमालय वाला भाग और नीचे वाले भाग में आपको तराई बेल्ट देखने को मिलती है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य एक इंफॉर्मेशन है, आप पाएंगे कि यहां एक एरिया है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है काला पानी एरिया। और याद रखिए ये जो काला पानी एरिया है, ये नेपाल आज के समय ये बोलने लगा है कि काला पानी जो क्षेत्र है ये नेपाल का है। याद रखिए ये वो काला पानी नहीं है जहां अंग्रेज जो है वो भारतीयों को भेजा करते थे। ये बेसिकली एक एरिया है जिसका नाम मात्र काला पानी है। ठीक है, अब यहां से याद रखिएगा, यहां से एक नदी गुजरती है जिसे काली नदी कहा जाता है। भारत इसे काली नदी कहते हैं और नेपाल इसे जो है वो शारदा नदी कहता है। अब दोनों के केस में हो ये रहा है कि जस्ट बिकॉज के चाइना के नेपाल के ऊपर जो है वो चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है नेपाल चाइना से, तो आप पाएंगे कि चाइना डायरेक्टली भारत को नहीं रोक सकता कोई रास्ता बनाकर जो है वो प्रवेश करने से। अपने एरिया में अगर भारत कोई रोड कंस्ट्रक्ट करता है तो इस पर चाइना कभी भी कोई दबाव भारत पर नहीं बना सकता। अब इस चीज को समझिएगा, अब इस चीज को समझिएगा कि यहां पर जो दर्रा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहां के दर्रे का नाम है लिपुलेह दर्रा। ये देखें, ये है लिपुलेह। अब यहां समझिएगा, ये जो लिपुलेह दर्रा है, ये दर्रा हमें हमेशा एंट्री देगा कहां पर? चाइना के जो तिब्बत वाला भाग है वहां पर। अब क्यों? तो याद रखिए पंचशील एग्रीमेंट में हमने लिखा था कि भारत जो है इसे फॉलो करेगा कि जो चाइना है वो केवल एक है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग वाला वीडियो था मैपिंग का, वहां मैंने समझाया था कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, अर्थात कोई भी देश जो है ये नहीं मानेगा कि ताइवान जो है एक अलग देश है, वो चाइना का ही भाग माना जाएगा। लेकिन अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि जो लिपुलेह वाला भाग है, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भारत को चाइना हमेशा जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, चाइना जो है वो भारत को हमेशा एंट्री देगा कहां पर? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, जस्ट अ सेकंड, इसे मैं हटाऊं, तो याद रखिए कि बॉर्डर्स में आप पाएंगे कि यहां पर है मानसरोवर झील। तो याद रखिए कि एग्रीमेंट में हमने ये मेंशन कर रखा था कि नो डाउट भारत जो है वो इस चीज को फॉलो करेगा कि विश्व में एक ही चाइना है, वो चाइना है जिसके साथ हम बॉर्डर बनाते हैं। अदर किसी भी नेशन को वो चाइना का से अलग भाग नहीं मानेगा। लेकिन इसके बदले हमने तिब्बत वाला भाग जो छोड़ा, इसमें हमें एक क्लॉज हमारे पक्ष में दिखता है, और वो क्लॉज ये है कि चूंकि भारत की काफी श्रद्धा है कैलाश में, कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के आसपास जो है वो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स हैं, मानसरोवर के आसपास हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, तो चाइना हमेशा भारत को कैलाश मानसरोवर यात्रा निकालने के लिए स्थान देगा, अनुमति
देगा। अब इस अनुमति देने के तहत भारत जो है वो यूज करता है इस एरिया को, इस पास को। अब यहां पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड मैं यहां मेंशन कर दूं, याद रखें यहां एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि आइडियली, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कैसा होना चाहिए, तो होना तो यह चाहिए देखने पर कि भारत को लिपुलेह पास से एंट्री मिलनी चाहिए मानसरोवर में। पर याद रखिए कि भारत के लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। कारण क्या है, लिपुलेह पास बहुत जल्दी ही आपको पहुंचा तो सकता है मानसरोवर में, लेकिन समस्या यह है कि लिपुलेह पास से जब आप निकलोगे तो आपको हमेशा पार करना पड़ेगा वृहद हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। क्लियर। अब इसी का एक अल्टरनेटिव है जो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक दर्रा है जिसे कहा जाता है जेलेप्ला, तथा साथ में एक और दर्रा है जिसे कहा जाता है नाथुला। याद रखिए कि जेलेप्ला और नाथुला ये दोनों ही दर्रे सीधे तिब्बत में प्रवेश कराते हैं, और इन दर्रों से होते हुए आप पठारी क्षेत्र में आसानी से चलकर मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारे कांवड़िया हैं, अगर वो इस दर्रे का उपयोग करते हैं तो यहां पे जो है वो मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है, बजाय वो सिक्किम के रास्ते से जाएं। अब यहां पर जानने योग्य बात है कि लिपुलेह दर्रा भारत के लिए हमेशा ओपन होगा, ऐसा चाइना ने लिखा है एग्रीमेंट में कि भारत को हमेशा एंट्री मिलेगी मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए। अब भारत ने इस स्थान पर जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर दी बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहां ध्यान दें, यहां से हमने एक रोड निकाली है जो यहां आकर खत्म हो जाती है। अब चाइना को यह डर सताता है कि जब भी कभी चाइना और चाइना और इंडिया की वॉर होगी, उस कंडीशन पे भारत जो है वो इस दर्रे का उपयोग करते हुए सीधा तिब्बत वाले भाग में एंटर कर जाएगा। परंतु चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना सीधे सीधे इस बात को नहीं रोक सकता या इस बात को नहीं उठा सकता कि भारत क्यों अपने ही क्षेत्र के अंदर रोड बना रहा है। तो अब इसको टैकल करने के लिए चाइना किसको यूज करता है? नेपाल को। और याद रखिए कि नेपाल जो है वो इस फिलॉसफी को पहले फॉलो नहीं करता था, पर जैसे जैसे चाइना का जो है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हुआ है, नेपाल भी कुछ इसी प्रकार की फिलॉसफी को फॉलो करता है, जहां चाइना यह कहता है कि इतिहास में कभी इस स्थान पर कोई चाइनीज आया था, या इतिहास में कभी किसी चाइना के या नेपाल के किंग ने, राजा ने कोई क्षेत्र जीता था, तो आज भी यह क्षेत्र मेरा है। फाइन। पहले ऐसा नहीं करता था नेपाल, परंतु आज के समय आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल एक समय पे इतिहास के एक राजा का उल्लेख लेते हुए यह कहता है कि कभी गोरखा जो किंग्स थे, उन्होंने ये वाला भाग तक जीता था। जब ये वाला भाग तक जीता था तो ये भाग भी चाइना का, माफ कीजिएगा, ये भाग भी नेपाल का होना चाहिए। क्लियर। अब यहां पर भारत ये स्पष्ट करता है कि 1949 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक संधि साइन हुई थी, जिसे कहा जाता है पीस एंड कोऑपरेशन, अर्थात समझौते की संधि, जिसके तहत भारत और नेपाल की शांतिपूर्वक सीमा डिसाइड करी गई थी, जहां यह लिखा गया था कि जो काली नदी है इसके बाद का क्षेत्र नेपाल का होगा, इसके पहले का क्षेत्र भारत का होगा। अब यहां जानने योग्य बात है कि अगर हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंगली ये है काली नदी, और अगर हम नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपाल कहता है काली नदी कुछ और नहीं है, शारदा नदी है, और एक शारदा नदी इस स्थान पर है भारत में भी। तो अगर शारदा नदी ही बॉर्डर है जिसे नेपाल जो है मानता है, अब तो फिर ये जो लिपुलेह वाला भाग है, याद रखिए ये हो जाएगा नेपाल का, और भारत का इस प्रकार से रोड बनाना जो है वो इलीगल प्रूफ हो जाएगा। अब ये समस्या है, और इस समस्या का समाधान सीधा सीधा भारत ने कर दिया नेपाल को ब्लॉकेट करके, अर्थात नेपाल जाने वाले रास्तों को कुछ समय के लिए बंद करा, अपने आप नेपाल जो है वो रास्ते पर आ गया था। याद रखिए कि नेपाल एक लैंडलॉक नेशन है, स्थल रुद्ध देश है। इसके लिए कोई भी संसाधन, मैं आपको अगर इंफॉर्मेशन दूं तो याद रखिए नेपाल की एक बड़ी इंडस्ट्री है पाम ऑयल की, और ये जो पाम का तेल है ना, ये नेपाल तभी निकाल पाता है जब इसके पास पाम आए। और पाम आता कहां से इसके पास? तो याद रखिए इंडोनेशिया में पाम होता है, और ये इंडोनेशिया का पाम जो है वो दिल्ली से, माफ कीजिएगा, कलकत्ता से होते हुए नेपाल तक आता है। भारत चाहे तो इजीली नेपाल की इस इंडस्ट्री को समाप्त कर सकता है, अगर यूपी बिहार वाले क्षेत्र में वो जो है वो पाम ऑयल की इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को प्रमोट कर दे, तो सारा पाम जो है वो कलकत्ता से इजीली पहुंच जाएगा यूपी और बिहार, ज्यादा दिन वो जाए कहां पर? नेपाल। और भारत इसे पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेगा। नेपाल का जो औद्योगिक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये टूट जाएगी। पर भारत ऐसा करता नहीं है, क्योंकि भारत की एक पॉलिसी है जिसे कहा जाता है लिटिल ब्रदर पॉलिसी, जहां नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों को भारत स्वयं प्रमोट करने का प्रयास करता है। अब
ये इस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट मैपिंग है। और याद रखिए लिपुलेह पास हमारे लिए क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आने वाले समय में भारत को मदद करेगा चाइना के अगेंस्ट उस एरिया में टैकल करने से। मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे अन्य जो डायमेंशंस हैं वो भी दिखेंगे। अभी ये मैपिंग कंप्लीट नहीं है, आप पाएंगे कि मैं इसमें नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये भी कंप्लीट करूंगा, तब आपको यहाँ पर और मार्किंग्स भी देखने को मिलेंगी। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो हम इस सीरीज में आगे भी भारत के अलग अलग भागों की मैपिंग कर सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट और इसकी रीच पर डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे हम मोटिवेट हो सकें इस प्रकार के वीडियोस को बनाने के लिए। याद रखें मैं इजीली जो है वो मैप यहाँ लगाकर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर इससे कभी आप समझेंगे नहीं कि किस प्रकार से एक्चुअली में मैप ड्रॉ होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हम इसके अदर वीडियोस भी लेकर आएंगे। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।